हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बच्चों हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने रोडोफ से लिया है। इट इज़ 2.1 प्रॉब्लम नंबर। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम 2.17 इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और उस प्रॉब्लम का रिज़ल्ट मैं यूज़ करूँगा। तो आप उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा। ठीक है ना। तो एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास m इज़ contained in a very tall vertical cylindrical vessel in the uniform gravitational field in which the free fall acceleration equals g. Assuming the gas temperature to be the same and equal to capital T, find out height at which center of gravity of gas is located. मतलब एक कंटेनर है बच्चों, एक ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है और ग्रेविटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर मास कैपिटल M दिया गया है, मोलर मास कैपिटल M दिया गया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट बतानी। वैसे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्चुअली अलग होते हैं, बट अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हो जाती है। तो बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है इस पूरी गैस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमें पता नहीं है कि गैस का जो हम ये मान लेते हैं कि एक फ्लूइड के जैसा है गैस, और इसकी जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ वैरी करती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने इसकी डेंसिटी को डिराइव कराया है, तो वो रिज़ल्ट मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ कि आइसोथर्मल कंडीशन में जो डेंसिटी वैरी करती, प्रेशर और डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था P0 e टू दी पावर माइनस mgy डिवाइड बाई RT एंड रो इज इक्वल टू रो नॉट e टू दी पावर माइनस mgy डिवाइड बाई RT। y हम लोगों ने यहाँ से बेस से लिया था। तो ये जस्ट प्रूविंग मैंने इससे पहले वीडियो में डाल रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो ये रिजल्ट्स देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने ड्राइव किए हैं। इरोडोव प्रॉब्लम 2.17 के रिजल्ट्स ये हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर ये डेंसिटी हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है, तो ये डेंसिटी का फंक्शन अगर हमें पता चल गया तो दो तरीके से हम सेंटर ऑफ मास की हाइट निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेथड वन तो ये आप ये समझ लीजिए कि चूँकि डेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है, तो कंटिन्यूस मास में हमें हाइट बतानी, y कोऑर्डिनेट बताना है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 मान रहा हूँ तो ये होगा इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ये y यहाँ पे ये जो y हमने यूज़ किया है, इट इज़ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंटल मास। ये जो हमने एलिमेंट लिया उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है एंड दिस इज मास ऑफ एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे y डिस्टेंस पे dy का एलिमेंट लेंगे और dy इतना कम होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी ये वो हम यहाँ से y मान सकते हैं। ठीक है, तो ये yc की जो वैल्यू होगी ये y हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन y dm जो होगा वो रो dv हो जाएगा। तो रो dv के लिए अगर मैं यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ मान लेता हूँ, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया में कैपिटल A मान लेता हूँ, तो a इंटू dy, ठीक है, ये रो dv ये dm हो जाएगा और मुझे 0 से कैपिटल H, ठीक है, और डिवाइडेड बाई dm, तो रो a dy 0 से कैपिटल H। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन 0 से h, ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। रो का अगर आप फंक्शन रख देंगे तो इट इज़ रो नॉट e टू दी पावर माइनस mgy डिवाइड बाई RT इंटू dy, और ये y भी है साथ में तो y भी आएगा, डिवाइडेड बाई रो नॉट e टू दी पावर माइनस mgy डिवाइड बाई RT dy। ये रो नॉट कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आपका एक इंटीग्रेशन बन रहा है y इंटू ई टू दी पावर माइनस mgy बाई RT। तो इसे आप बाई पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा RT बाई mg। तो वो मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं खुद। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि RT बाई mg आपने
हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया। तो एक अल्टरनेटिव मेथड और है जिससे हम इसको देख सकते हैं, कुछ शॉर्टकट है, एक जुगाड़ टाइप मेथड आप कह सकते हो। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है, ठीक है, वो उसका फंक्शन आया रो नॉट ई टू दी पावर माइनस एम जी वाई बाई आर टी, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी या वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसे अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल लेवल पे बात करूँ, इंडिविजुअल पार्टिकल लेवल पे, तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं एक एक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो m1y1 चूँकि गैस मॉलिक्यूल का मास सेम होगा, m2y2, m3y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर n मॉलिक्यूल हैं तो डिवाइड बाय nm हो जाएगा ना। ये n टर्म्स है, यहाँ पे n टर्म्स, ये सबका मास कैंसिल आउट हो जाएगा mm। तो अगर आप देखें तो y1 प्लस y2 प्लस y3, तो कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल की जो हाइट है उसकी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल जिस हाइट पे प्रेजेंट है उसकी जो एवरेज वैल्यू है वही हमारी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप एक इक्वेशन यूज़ करते हैं n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी माइनस लैम्डा टी, मतलब जो नंबर्स वेरी करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो फर्स्ट ऑर्डर डिके में, वो इस तरह से वेरी करते हैं। ये डिके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट होता है और ये टाइम होता है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या इस तरह का इक्वेशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फॉलो कर रही है और उस सिचुएशन में अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू पूछूँ, टी की एवरेज वैल्यू, तो जो टी की एवरेज वैल्यू होती है दैट इज़ 1 बाई लैम्डा, जो कि जिसे आप एवरेज लाइफ भी बोलते हो, ठीक है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी मैथमेटिकल सिमिलर इक्वेशन है, रो नॉट ई टू दी पावर माइनस एम जी डिवाइड बाई आर टी इंटू वाई। तो ये वेरिएशन है जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी का, उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन है एक तरह से। तो ये भी कुछ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसा फॉलो कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन टाइप है। तो यहाँ पर अगर मैं y की एवरेज वैल्यू लिखना चाहूँ तो y की एवरेज वैल्यू सिमिलरली जो लैम्डा की वैल्यू है वो माइनस एम जी बाई आर टी हो जाएगी, तो y की एवरेज वैल्यू विल बी आर टी बाई एम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्टली गेस कर सकते हो कुछ मैथमेटिकल सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है और ये जुगाड़ू तरीका है इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इस तरह से आप इसको डायरेक्टली कर लोगे तो आपका इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। ओके।